Hi everyone, I'm Mrs. Meena. I hope you all are fine and safe. Today we are going to start the most important part, that is verb. The most important. Exam point of view से अगर हम देखते हैं, this is most important because the questions can be put out from here, such as which type of verb is used in the above sentence. किस टाइप की वर्ब को जो सेंटेंस दिया गया होता है और उसको अंडरलाइन किया होता है वर्ब को, तो वो किस टाइप की वर्ब को यूज किया गया है। जैसे हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सिंपल मैंने लिखा यहाँ पे ही इज ए बॉय। अब यहाँ पे आप मान लीजिए इसको मैंने अंडरलाइन किया, तो विच टाइप ऑफ वर्ब इज यूज्ड हियर। सिंपल सेंटेंस है, हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, जो लिंकिंग वर्ब वो होती है जो हमारी जैसे बी की फॉर्म होती है, या फिर हैव की होती है, या फिर डू की होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल आ जाता है, बट बहुत बार क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस टाइप की वर्ब का यूज यहाँ कर सकते हैं। तो इसी डाउट को रिमूव करने के लिए, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम वर्ब के बारे में डिटेल से करते हैं। लेट्स स्टार्ट। First, what is the definition of verb? Verb denotes an action or the state of being. कोई भी action when it is done by the subject, that is called verb. ठीक है, action words हम इनको बोल सकते हैं। तो शॉर्ट में डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ। What is the definition? क्योंकि किसी भी टॉपिक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तब हम उसको इजीली कर सकते हैं। A verb is a word which denotes an action or which represents an action। कोई भी एक्शन वर्ड को जब रिप्रेजेंट करता है तो वही हमारी वर्ब कहलाती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक दैट इज वर्ब। इसी को हमने सिंपली लिया है। तो अगर हम बात करते हैं तो वर्ब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन सी वर्ब है। मान लीजिए एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग यहाँ पे वर्ब है, स्टार्ट यहाँ पे वर्ब है, और फिर यहाँ पे इज भी तो एक वर्ब है। तो ये तो सिंपल वर्ब किसे कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज राइटिंग ए लेटर। यहां पे भी हमारी वर्ब देख सकते हैं यहां पे, लेकिन कौन सी मेन वर्ब है, कौन सी लिंकिंग वर्ब है, वी विल डू नेक्स्ट। ओके, सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ बेसिकली वी कैन डिवाइड द वर्ब इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट, मान लीजिए हम यहाँ पे वर्ब को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं मेन वर्ब, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में हम लिखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, अगर हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो इसमें टू टाइप की वर्ब आ जाती हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब आएगी और सेकंड हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब आएगी। इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी की अगर हम बात करते हैं तो एक तो हमारी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और सेकंड होती है मोडल ऑक्सिलरीज। मोडल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो मेन हम दो पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं, और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेन वर्ब ओनली, not only about transitive or intransitive, but the most important from where the question can be asked we will do. So first 1 minute,
मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। फर्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की, ठीक है, जो हमारी मेन वर्ब में आती है। ट्रांजिटिव वर्ब, सी ट्रांजिटिव जिसको आप हिंदी में सकर्मक बोलते हैं, इट मीन्स इट रिक्वायर्स an object to complete its meaning. और सेंस, किसी भी सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए, जिससे हमें पता चले कि हाँ ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, तो हम वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मीन्स कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया है और उसकी सेंस कंप्लीट होती है ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो हमारी ट्रांजिटिव कहलाएगी। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे शी gave me a book, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये बोलते she gave me, the sense is incomplete. Then we use a book here, that is object, means without object the meaning is incomplete, that is called transitive verb. अगर हम यहाँ बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। टू टाइप यहाँ पे बताए गए होते हैं ऑब्जेक्ट के। द फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब आप बता सकते हैं, यहाँ पे टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड हियर। द फर्स्ट इज मी और द सेकंड इज ए बुक, बट विच इज डायरेक्ट एंड विच इज इनडायरेक्ट। See, listen carefully first. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका होगा ये वाला और इनडायरेक्ट होगा मी। इनडायरेक्ट, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो मैंने बता दिया, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट हाउ, कैसे पता चलेगा कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है? When something is done for a subject, कोई भी काम किया जाता है, जैसे आई गेव हिम ए गिफ्ट, तो मैंने क्या दिया? गिफ्ट दिया। इसमें इसने क्या दिया? बुक दी। मतलब जो कोई भी काम किया जाता है सब्जेक्ट के लिए, वो तो आपका डायरेक्ट होगा, मीन्स आपने डायरेक्टली उसके लिए काम किया। और इनडायरेक्ट होगा जिसके लिए किया जाता है। जो किया जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जिसके लिए किया जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, नाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का हमें पता चला कि क्या होते हैं। अगर हम इनको प्रेपोजिशन के साथ यूज करेंगे तो तब कैसे करेंगे? सिंपली तो हमने पहले इनडायरेक्ट करना पड़ेगा हमें और उसके बाद डायरेक्ट करेंगे सेंटेंस में। बट अगर प्रेपोजिशन को यूज करते हैं साथ में, जब हम स्पोकन में यूज करते हैं या फिर हम रिटन में भी यूज करते हैं, तो तब हम कैसे करेंगे? जैसे प्रेपोजिशन के साथ, प्रेपोजिशन कौन सी वाली? ये नहीं कि हर एक प्रेपोजिशन के साथ, या तो हम टू प्रेपोजिशन लगाते हैं या फिर फोर के साथ यूज करते हैं। तो तब हम कैसे करेंगे? इसी का एग्जांपल बना देते हैं। शी गेव ए बुक, तब हम डायरेक्ट को पहले लाएंगे और इनडायरेक्ट को बाद में लाएंगे। But we will use preposition before indirect object. She gave a book, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने यूज किया, that is direct object. After that indirect object after preposition. To is preposition and the indirect object is me. She gave a book to me. जैसे आप एक्टिव पैसिव में भी करते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो आप सेकंड वाले में टू लगा के कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको माइंड में ध्यान रखने पड़ेंगे। अब सेकंड करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव
वर्ब। सी, अब ट्रांजिटिव तो हमने विद ऑब्जेक्ट, सिंपली अगर आप लिखना चाहें तो विद ऑब्जेक्ट लिख दो और इसको विदाउट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स इट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए, और ये तो बहुत बार क्वेश्चन में बच्चों से तो मतलब मोस्टली 7th 8th के स्टूडेंट होते हैं, 6th 7th के, तो उनमें तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि पिक आउट द ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, अंडरलाइन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम इसमें एग्जांपल से देखते हैं ट्रांजिटिव में कैसे होगा। मान लीजिए हमें इसमें ऑब्जेक्ट का तो यूज करना ही नहीं है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, शी लाफ्ड, वो हंसी, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है ही नहीं, ठीक है। यानी डायरेक्ट वर्ब जो होगी वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कोई भी हो, वो डायरेक्ट लगेगी, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, द सन शाइन्स, ठीक है, सूर्य चमकता है, वह हंसती है, और कोई भी लगा लो आप एग्जाम्पल जिसमें आपका ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। आई होप द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इज क्लियर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। द थर्ड इज रेगुलर और वीक वर्ब और इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। इनके बीच हम डिफरेंस करेंगे। अब थर्ड में हमने कौन सा बोला, रेगुलर, या फिर हम इनको वीक वर्ब भी बोल सकते हैं, वीक वर्ब्स। इट इज बेस्ड ऑन हाउ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज फॉर्म्ड, कि किस तरह से किसी वर्ब की जो हम पास्ट फॉर्म बनाते हैं, सेकंड और थर्ड जो हम बनाते हैं, वो कैसे बनेगी, ठीक है। बाय एडिंग एडी, चलो लिख देती हूँ, एक बार ध्यान से देखना। It is based on how the past, not past, how the past form of a verb is formed by adding, क्या ऐड करके, by adding, या तो हम एडी लगाते हैं किसी भी वर्ब के पीछे, या फिर हम सिंपल डे लगाते हैं, या फिर हम टी का यूज करते हैं, ठीक है, बाय एडिंग ईडी, डी और टी। कैसे, देखिए एग्जांपल से, सच एज, अब हम सिंपल वर्ब लेंगे जैसे वॉक, ठीक है। अब हमने सिंपल वर्ब ली जैसे कॉल, ठीक है। अब हमने एक और वर्ब ली सेंड, सिंपल वर्ब है, इनकी प्रेजेंट फॉर्म है। अब हमें इसकी सेकंड यानी पास्ट फॉर्म बनानी है या थर्ड बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, इसमें बोला ईडी को यूज करके, WALK, सिंपल वही लिखो पूरा का पूरा, वॉक, और बाद में ऐड कर दो ईडी, तो वॉक्ड हो जाएगा। ये हमारी रेगुलर या वीक वर्ब होती है। कॉल के बाद आपने कॉल लिखा और ईडी को यूज किया, ठीक है। सेंड लिखा, इसको सेंट बना दिया, यानी ईडी, डी या जो भी टी है आप यूज करके वो, वॉक्ड, वॉक्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, तीनों ही लिख देती हूँ, चलो, वॉक्ड, कॉल्ड और सेंड, सेंट, सेंट, ठीक है। तो सिंपली कोई भी वर्ब जो हम सिंपल लिखते हैं उनके पीछे ईडी, डी या टी लगा के कोई भी वर्ब बनाते हैं तो वो हमारी रेगुलर या वीक वर्ब होती है। इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार बच्चे, ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग से इनको निकाला है। अब फोर्थ हम करते हैं इरेगुलर। इरेगुलर, या फिर हम इनके अपोजिट लेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब।
बिल्कुल अपोजिट होगा। दीज वर्ब्स आर यूज्ड by change we can use this such type of verb by changing the vowel sound of the present form। यानी कोई भी वर्ब जो होगी, प्रेजेंट फॉर्म जो होगी, उसमें वावल साउंड जो यूज की गई है उसको चेंज कर हम उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो बाय चेंजिंग, मैं लिख देती हूं, बाय चेंजिंग द वावल साउंड ऑफ प्रेजेंट फॉर्म। जैसे एज हम लेते हैं, जैसे मैंने लिखा राइट, अब हम इसका राइटेड तो नहीं बना सकते, इसकी वावल साउंड क्या है, आई, तो इसको चेंज करके सेकंड हमने बना दिया WROTE, रॉट, और थर्ड हमारी बनेगी रिटन। ठीक है, यानी यहां से जो वावल साउंड है उसको हमने चेंज किया। इसी तरह स्पीक की बना लो, स्पीक, इसको चेंज किया स्पोक, और फिर इसको हमने थर्ड स्पोकन। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्लो, ब्लो, ब्लू, ब्लॉक। ठीक है, यानी सिंपल सा डिफरेंस है। इफ वी आर यूजिंग ed, d और t at the end of the verb, then these are regular or weak verbs. But if we are changing the vowel sound of any verb which is used in present, then we are using irregular or strong verbs. Okay, difference is clear to you? Okay, now see the next. Next is fifth, that is causative verb. See guys, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कई बार बताना कि पॉजिटिव वर्ब हमारी कौन सी होती है, क्योंकि सिंपल हमें रेगुलर, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब ये सब का पता होता है, बट पॉजिटिव में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक तो याद रखना इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। एक तो जब हम लिखते हैं गेट, और एक होता है हमारा मेक, और एक होता है हैव, और एक हमारा होता है कीप। These are causative verb. But how these are called causative? Because the subject is not responsible for doing the work. इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो काम को खुद नहीं करता, बट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एक्शन के लिए। ठीक है, तो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, लिख दो आप यहाँ पे सिंपल। सब्जेक्ट यहाँ पे काम करने वाला नहीं होता, बट ही और शी इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एन एक्शन। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में आ जाता है कि इसमें कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बट बल्कि वो काम करवाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू और क्लियर होगा, जैसे आई, पहले हम मेक का लेते हैं, आई मेड हिम टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा गेट होता है वो पोलाइटनेस के लिए यूज किया जाता है। जब हम किसी से कहते हैं, कई बार हम जैसे स्टूडेंट को भी क्लास में बोल देते हैं गेट योर नोटबुक कवर्ड, भाई अपनी नोटबुक को कवर करवा लो। ठीक है, करवाने की सेंस में ये लगाया जाता है गेट। आई मेक हिम ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने उसे समझाने की कोशिश की। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं और रिटन में तो आप यूज करते ही हैं। अब नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कीप का, जैसे आई
kept him waiting। तो सिर्फ पोलाइटनेस के लिए गेट का यूज करेंगे, बाकी कंपल्शन में हम यूज करते हैं। जैसे मैंने उसको ये काम करने के लिए बोला, भी जैसे हम बोलते हैं ना कि मजबूरी हो जाती है किसी का कोई काम करना, तो उसी सेंस में हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारी आती है इनकोएटिव वर्ब। इनकोएटिव वर्ब, ये तो कई बार ऐसे लगते हैं जैसे सुना ही ना हो। ठीक है, तो इसमें हमारी वर्ब आ जाती है, जैसे एक तो हमारी आती है बिकम, और एक हमारी आती है ग्रो, और एक हमारी गेट भी इसी में आ जाती है। इट विल टेल द बिगनिंग, और यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ द चेंज ऑफ ए कंडीशन। ठीक है, सी इट विल टेल द ग्रोथ, आप कह सकते हैं डेवलपमेंट, बिगिनिंग, और द फाइनल स्टेज ऑफ ए चेंज ऑफ ए कंडीशन। मतलब कि एक कंडीशन से जब दूसरी कंडीशन में जाते हैं या फिर ग्रो करता है, डेवलपमेंट होती है किसी चीज की, तो उस चीज को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे माय फादर इज गेटिंग थिनर, गेटिंग वीकर, मतलब कि मेरे जो पिताजी हैं वो और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम डेवलपमेंट का लेते हैं, ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब वो फाइनल स्टेज तक पहुंच गया है कि वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिच पर्सन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइनल स्टेज को या बिगिनिंग को, जैसे इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा होता जा रहा है, मतलब कंडीशन में चेंजिंग को दिखाया जाता है, तो ये हमारी इनकोएटिव वर्ब्स कहलाती है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट इज सेवंथ। 1 second, I am taking another marker. See, seventh is finite, finite verb। ओके, फाइनाइट वर्ब, चलो मैं इनमें डिफरेंस ही बता देती हूँ। और एट्थ हमारी है इन नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फाइनाइट वर्ब दैट कैन चेंज according to subject। subject, it is singular or plural। सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग जो हम वर्ब का यूज करते हैं, जैसे सिंगुलर में हम यूज करते हैं सो यस का यूज कर लेते हैं, और प्लूरल में सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो कहने का मतलब है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दिया होता है उसके अकॉर्डिंग भी ये चेंज हो जाती है। दैट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग तो होगी ही, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। इसका अपोजिट कर दो, दैट कांट चेंज, दैट कांट चेंज अकॉर्डिंग टू subject, whether it is singular or plural, and tense, there will be no change। okay, अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए हमने बोला I like baking cakes। ठीक है, अब सिर्फ समझना, try to understand, I am writing the sentences here and see the difference how this is finite verb and that is non-finite verb।
they liked baking cakes, और she doesn't like baking cakes। दोनों का एग्जाम्पल यहीं से आप देख सकते हैं, फाइनाइट भी और नॉन फाइनाइट भी। देखिए यहाँ इन सेंटेंसेस में these two type of verbs are used here. The first C, which can change according to subject or the tense used here, like according to present tense and according to subject. Like it is changed into past according to subject, past में आपका subject singular plural it doesn't matter। she doesn't like according to subject she, ठीक है। it means like जो वर्ब है यहाँ पे चेंज होती रहेगी, it means that is finite verb। और अगर हम बात करते हैं बेकिंग की, यहाँ पे सेम है, यहाँ बेकिंग सेम है, यहाँ बेकिंग सेम है, बट दिस इज ऑल्सो वर्ब, बट देयर इज नो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, subject or tense, subject or tense, there is no change, that is called non finite। तो हमारी यहाँ पे जो यूज किए वो हमारे फाइनाइट किए हुए फाइनाइट वर्ब्स, और ये जो हमारा बेकिंग है ये हमारा हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके डियर गाइस, finite or non-finite, this is simple definition, but for doing it complete we will do in next video because it's too lengthy। थोड़ा सा और ज़्यादा important points मुझे इसके बारे में बताना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।